नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी, मुद्रा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि अब देखो यहाँ पर ये सारा आपका जो इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है वो सारी प्रारंभिक परीक्षा के ओरिएंटेड है, ना कि मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की क्लास में अलग से लूंगा, इसीलिए आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं कि ये सारी की सारी क्लासेस जो आप लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो इकोनॉमिक की सारी आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार ही चल रही हैं, जो आप लोगों के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि शब्दों से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें आप लोग आगे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है मनी क्या है, मुद्रा क्या है। सबसे बड़ी बात मुद्रा या आप लोगों की मनी की बात करें हम, मुद्रा है क्या। आखिर वस्तुओं के लेन देन के उपयोग में की जाने वाली वस्तु या वस्तुओं के किसी भी वस्तु को खरीदने एवं बेचने के माध्यम को हम क्या कहेंगे, मुद्रा कहेंगे। कॉमन सी बात है। अगर मैं इसको खरीदा तो किसका माध्यम यूज करूंगा, कुछ पैसा दूंगा तब खरीदूंगा, बेचूंगा तो भी कुछ मुद्रा दूंगा, कुछ पैसा दूंगा, लूंगा या दूंगा। तो लेन देन का माध्यम किसके माध्यम से हो रहा, मुद्रा के माध्यम से होता है हमेशा। ठीक, वह वस्तु जो लेन देन में सहयोगी की भूमिका अदा करती है उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं। नॉर्मल सी है। वह वस्तु जो लेन देन में एक सहयोगी की भूमिका अदा करती है तथा जिसकी सर्व स्वीकार्यता भी है उसे मुद्रा कहते हैं, है ना। अब समझो यहां पर बात आई कि किसी वस्तु के लेन देन में जो एक सहयोगी की भूमिका अदा करती है। जैसे एग्जाम्पल से समझो कि आपको यदि एग्जाम्पल से समझना, यदि इस मार्कर को खरीदना है, एक मार्कर खरीदना है तो इस मार्कर को खरीदने के लिए आप इस घड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस अंगूठी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सर्व स्वीकार्यता किसकी है, मुद्रा की, पैसे की। किसकी सर्व स्वीकार्यता है, मुद्रा की। तो ये क्या है, मुद्रा किसी वस्तु को खरीदने में और किसी वस्तु के बेचने में सहयोगी की भूमिका अदा करती है ना। तो मुद्रा क्या हो गई, एक सहयोगी की भूमिका। और मुद्रा को, करेंसी को अगर हम लोग बात करेंगे तो मनी करेंसी को कोई भी व्यक्ति डिनाई नहीं करता है, हर व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है। अभी मुझे गोल्ड की रिंग आप लोगों को देनी पड़ जाए तो हो सकता है कि कुछ लोग ले लें और कुछ लोग मना करते कि भैया हमें पैसा दे दो, ऐसा है, इससे हमें नहीं हो सकता है। मैं भी अपनी घड़ी उतार के दूं, शायद कई लोग मना करते। लेकिन अगर मैंने इस मार्कर की प्राइस का मूल्य दिया
किसके माध्यम से? मुद्रा के माध्यम से, करेंसी के माध्यम से। जब मैं करेंसी के माध्यम से इसको पे करूंगा तो हर व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेगा। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि करेंसी के माध्यम से जब हम कोई लेन देन करते हैं तो वहां पर क्या है, वो सर्व स्वीकार्यता ग्रहण किए हुए है। ठीक, अब देखो यहां पर जब भी हम मनी की बात करेंगे, मुद्रा की बात करेंगे, तो मुद्रा को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। इसके दो तरह के कार्य होते हैं, एक तो प्राथमिक फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन अर्थात प्राथमिक प्रकार्य, प्राथमिक प्रकार्य या प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा द्वितीयक प्रकार्य। ये सेकेंडरी फंक्शन, यही है दो तरह की मुद्रा। अब प्राथमिक मुद्रा की जब हम लोग बात करते हैं तो प्राथमिक मुद्रा को हम फिर से दो भागों में विभाजित करते हैं। जो प्राथमिक प्रकार्य होगा उसको दो भागों में, एक तो विनिमयन के माध्यम होता है, का माध्यम, और दूसरा होता है सर्वग्राहिता, सर्वग्राहिता। यहीं पर जब हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करेंगे तो सेकेंडरी फंक्शन में आ जाएगा स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक, सेकंड की बात करें स्टोर ऑफ वैल्यू के बाद स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट की बात करें तो यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि द्वितीयक प्रकार में 3 है और यहां पर जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्राइमरी फंक्शन दो तरीके से होता है। अब हम लोग यहां पर प्राइमरी फंक्शन की बात करेंगे और प्राइमरी फंक्शन में अगर हम लोग बात करें तो विनिमय की बात करेंगे। विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम अर्थात अब समझो इसको, जैसे आप 10 रुपए से मार्कर क्या करते हैं, मार्कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर मान लो कि ये मार्कर है, इस मार्कर को आपने 10 रुपए में खरीदा है तो उसे कहा जाएगा विनिमय का माध्यम। क्या कहते हैं, विनिमय का माध्यम। जैसे कि पॉइंट बनाते चलिएगा, जैसे 10 रुपए का मार्कर या कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे विनिमय का माध्यम कहते हैं। कि हमने कोई भी वस्तु खरीदी है तो उस वस्तु को क्या किया है, हमने खरीद लिया है तो उसे क्या कहेंगे, विनिमय। ठीक, और जिस माध्यम से खरीदा है वो क्या हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। इतनी पॉइंट क्लियर है। अब दूसरी बात यहां पर आपके सामने एक प्रश्न आता है, उस प्रश्न से समझने का प्रयास करो।
प्रश्न आता है क्या विनियमन के माध्यम होने मात्र से किसी भी वस्तु माध्यम होने मात्र से किसी भी वस्तु को मुद्रा कहते? भाई ये सोचने वाली बात है, पॉइंट बना के लिखो पहले से। विनियम के माध्यम होने मात्र से हम किसी वस्तु को मुद्रा कह सकते हैं क्या? अर्थात अगर यहां पर देखा जाए तो हमने कोई वस्तु यदि खरीद ली है किसी के माध्यम से, तो क्या वह वस्तु मुद्रा के रूप में पहचानी जाएगी या नहीं? जैसे एग्जांपल, जैसे मार्कर की बात अभी हम लोगों ने की थी, तो मार्कर को एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मार्कर से हमने किसी वस्तु का विनिमय या बदल लिया तो क्या मार्कर मुद्रा कहलाएगा? तो क्या मार्कर मुद्रा कहलाएगा? सोचने वाली बात। क्या मार्कर मुद्रा कहलाएगा? फिर तो यहां समझो, इसीलिए कहा गया है, अभी समझते हुए चलो, फिर मैं इसको डिटेल में भी आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाऊंगा। भाई अगर मैंने कोई वस्तु खरीदी है, विनिमय किया है, तो विनिमय किसी न किसी माध्यम से किया है। तो जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे कहा जाता है विनिमय का एक माध्यम है। अब विनिमय के माध्यम में यदि मैं ये कह दूं कि किसी वस्तु के विनिमय के रूप में अगर हम वस्तु खरीद रहे हैं, तो माध्यम होने से ही हम किसी वस्तु को मुद्रा कह सकते हैं कि भैया इस वस्तु को खरीदा गया है तो विनिमय हुआ है, इस विनिमय होने माध्यम के मात्र से ही हम इसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। अर्थात मार्कर हमने किसी वस्तु का विनिमय या बदल लिया, मार्कर से हमने किसी वस्तु या मार्कर से अन्य कोई चीज बदल ली है, तो क्या हमारा मार्कर जो है वो एक मुद्रा के रूप में काम करेगा? ठीक, जब इसीलिए कहा जाता है कि विनिमय, पॉइंट बनाइएगा, इसीलिए कहा जाता है कि विनिमय क्या होना चाहिए? विनिमय का माध्यम होना चाहिए, का माध्यम होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सॉरी,
विनिमय का माध्यम होना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक, तो पर्याप्त नहीं है तो क्या होना चाहिए इसकी, बल्कि इस विनिमय के माध्यम की सर्वग्राहिता होनी चाहिए, बल्कि इस क्या होनी चाहिए, इसकी सर्वग्राहिता। जो हम लोग यहां पर 10 रुपए का मार्कर ले रहे हैं या कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसे तो हमने क्या कहा, उसे विनिमय का माध्यम कहते हैं। और विनिमय के माध्यम होने मात्र से हम किसी वस्तु को मुद्रा मान लें, ये क्या पॉसिबल है कि कोई भी वस्तु, मान लो कि ये मार्कर है और ये एक मोबाइल फोन है, दोनों को समझो। मार्कर और मोबाइल फोन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि मार्कर और मोबाइल फोन दो वस्तुएं हैं। मार्कर के बदले मुझे मोबाइल फोन मिल जाए और मोबाइल फोन के बदले मुझे मार्कर मिल जाए, क्या इन दोनों के प्रति सर्वग्राहिता का गुण है या नहीं? तो कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ा अच्छा, पर मार्कर के मोबाइल के बदले अगर हमें मार्कर मिल रहा है या मार्कर के बदले हमें मोबाइल मिल जा रहा है तो ये तो बड़ा अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को मोबाइल की आवश्यकता ही नहीं होगी, उनके पास ऑलरेडी मोबाइल है और तब भी उसे मार्कर किसी न किसी वस्तु के रूप में देना है, तो वो तो विनिमय का माध्यम नहीं बना, फिर वो तो विनिमय का माध्यम नहीं बना। अर्थात उस समय विनिमय मुद्रा नहीं कहलाएगी, उस समय विनिमय मुद्रा नहीं बन पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मार्कर के अंदर सर्वग्राहिता का गुण नहीं है, ये कंडीशनल है। समझ में आया कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो रुपए से हम यदि खरीदते हैं किसी वस्तु को तो वो क्या कहलाता है, विनिमय का माध्यम कहलाता है। लेकिन वो वस्तु कभी भी मुद्रा नहीं बन सकती है। जैसे कि ये पॉइंट है, विनिमय के माध्यम होने मात्र से हम किसी वस्तु को मुद्रा कह सकते हैं क्या? आप देखो यहां पर समझो, पहले क्या होता था, आज से लगभग 100 वर्ष, 50 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 30 से 20 वर्ष तक ये सिस्टम चला है। ठीक, और शायद वर्तमान में भी चल रहा है 10 वर्षों तक, और मान लो 10 वर्षों पूर्व तक। तो होता क्या था पहले कि एक व्यक्ति के पास, ये मान ले कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति के पास टमाटर है, ठीक। बी व्यक्ति के पास गेहूं है और सी व्यक्ति के पास चावल है और डी व्यक्ति के पास दाल है। आप समझो, यहां पर 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्ति को, ए को सी की जरूरत है क्योंकि सी को टमाटर चाहिए और ए को चावल चाहिए, ठीक। ए को दाल चाहिए और डी को टमाटर चाहिए, ठीक। यहां पर दाल वाले को गेहूं चाहिए और गेहूं वाले को दाल चाहिए और गेहूं वाले को चावल चाहिए, चावल वाले को गेहूं भी चाहिए।
तो ये क्या है, यहां पर मुद्रा नहीं काम करेगी, यहां पर मुद्रा काम नहीं करेगी। इसे कहा जाता था बाटा सिस्टम, बाटा सिस्टम। लेकिन ये सर्वग्राहिता नहीं इसमें है। इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि यहां पर सर्वग्राहिता नहीं है, नहीं है। क्योंकि यदि टमाटर वाले को दाल चाहिए, चावल और गेहूं नहीं चाहिए, तो वो टमाटर अपना दाल वाले को देगा और दाल वाले से टमाटर लेगा, दाल वाले से वो दाल ले लेगा। यदि टमाटर वाला दाल वाले को टमाटर की आवश्यकता है तभी वो इसे दाल देगा। तो यहां बिना मुद्रा क्या हो रहा है, मुद्रा, ये लेन देन वस्तुओं के माध्यम से होता है और ये लेन देन उन्हीं के मध्य होगा जहां पर जिसको जिस वस्तु की जरूरत हो। तो हमें ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा कि जो टमाटर के बदले मुझे दाल दे दे, या टमाटर के बदले मुझे चावल दे दे, या टमाटर के बदले मुझे गेहूं दे दे। ठीक, तो ये क्या है, सर्वग्राहिता वाला काम नहीं, इसे बाटा सिस्टम। ठीक, ये पुराने जमाने में ऐसे ही काम होता था कि मेरे पास 10 किलो टमाटर है, मैं मार्केट में गया 10 किलो टमाटर लेके कि भैया मेरे पास 10 किलो टमाटर है, तुम्हारे पास 10 किलो गेहूं है, 1 किलो टमाटर के बदले 1 किलो गेहूं दे दो। तो दोनों का क्या हो गया, एक्सचेंज हो रहा है, चीजें एक्सचेंज हो रहा। लेकिन ये सर्वग्राहिता तब आती है जब इस सिस्टम में सभी लोग टमाटर भी ले लें और सभी लोग सब कुछ दे भी दें। तो ऐसा तो नहीं होगा, जिसको जिस वस्तु की जरूरत होगी वो अपनी वस्तु देगा दूसरे को और उससे वो वस्तु ले लेगा। ये सिस्टम था। तो ये सिस्टम सर्वग्राही के रूप में नहीं काम कर पा रहा था, है ना। तो ये आपके बहुत पुराने सिस्टम है। तो वही चीज यहां पर भी चल रही है कि यदि सर्वग्राहिता नहीं होगी तो आपने मार्कर लिया और मार्कर को किसी वस्तु को खरीदने के लिए यदि उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यदि आपने 10 रुपए का एक मार्कर लिया, एक मार्कर, ठीक, इस मार्कर के बदले आपको टमाटर चाहिए, टमाटर चाहिए, ठीक। तो मार्कर मुद्रा के रूप में यहां पर काम तब करेगा जब टमाटर वाले को मार्कर की आवश्यकता हो। क्या होगी, मार्कर की टमाटर वाले को आवश्यकता होगी तो ही वह मार्कर के बदले टमाटर देगा, मार्कर के बदले टमाटर देगा, है ना। अरे भैया आप लोगों से कोई किताब लेना चाहेगा, अब ऐसे समझो कि जैसे आप लोगों से कोई किताब लेना चाहता है, ठीक, अगर आपको उस किताब को बेचना है और उसकी जगह कोई नई किताब लेनी है तभी आप दोगे। और अभी यही एनसीईआरटी का कोर्स आप लोगों का चल रहा है, तो एनसीईआरटी के कोर्स में यदि आप लोगों से कहा जाए कि सारी एनसीईआरटी मुझे बेच दो, तो क्या आप मुझे एनसीईआरटी बेचोगे? कोर्स लेके बैठे हो तो नॉर्मल सी बात है कि आपको जब उसकी आवश्यकता नहीं होगी तभी उस वस्तु को बेचोगे, ठीक। उसके एवज में यदि कोई दूसरी बुक्स दे रहा है कि एक काम करो एनसीईआरटी मुझे दे दो और मेरे पास ये स्टैंडर्ड बुक्स रखी हैं, लक्ष्मीकांत की रखी हुई है, माजिद सर की रखी हुई है, ठीक, तो आप ये बुक लेके चले जाओ। डीआर खुल्लर की है
तो जब आपको दिखेगा कि हाँ यार ये बुक्स मेरे काम की हैं और एनसीईआरटी मैंने कई बार पढ़ लिया है, तो कहे जब तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बुक दे देना, मैं पढ़ लूंगा, फिर तुम ले लेना, इसी तरह से हम लोग कर लेंगे। तो क्या वो आपकी एनसीईआरटी बुक मुद्रा के रूप में काम की, या एनसीईआरटी बुक उस समय मुद्रा बन गई? नहीं, वो उस टाइम पे मुद्रा के रूप में कार्य नहीं की। ठीक, वहां पर क्या था कि सर्वग्राहिता नहीं है उसमें। वो आज मुझे जरूरत थी इसलिए मैं आपसे ये बात बोला, और आपको उन बुक्स की जरूरत थी। मतलब जरूरत जब एक दूसरे की होती है तभी हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, नहीं जरूरत होगी नहीं जुड़ेंगे। कॉमन फिनोमिना, ये चीज दिमाग में सेट हुई कि नहीं हुई? अर्थात विनिमय का माध्यम होना ही पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब क्या है? विनिमय का विनिमय का माध्यम होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सर्व स्वीकारता या सर्वग्राहिता होना अनिवार्य होता है, होना अनिवार्य होता है। तो विनिमय की माध्यम की जब हम लोग बात करते हैं कि विनिमय हो रहा है एक दूसरे के मध्य, तो विनिमय किस माध्यम से हो रहा है? अगर यहां पर देखें तो विनिमय में यहां पर एक दूसरे की आवश्यकताएं थी, इसलिए हमने वस्तुओं के माध्यम से विनिमय कर लिया। लेकिन ये हर व्यक्ति विनिमय आपसे वस्तुओं के माध्यम से करेगा, ये तो कतई संभव नहीं है। कि संभव है? ऐसा फिनोमिना सेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। भाई ये टी शर्ट मुझे खरीदनी है तो मैं ये कह दूं मेरी पुरानी 4 टी शर्ट ले लो, मुझे नई टी शर्ट दे दो, मार के चपेट मेरा भगा देगा सेलर। क्या कहेगा कि साहब एक काम करिए कि मेरे पास पुराने कपड़े बहुत है, आप एक काम करिए मुझे 10 सेट नए लेके और पुराने सारे ले जाइए। ऐसा हो जाएगा ना? तो चीजें समझो कि जो सिस्टम है वो सिस्टम सर्वग्राहिता का है, कि जिसे सब लोग ग्रहण कर ले। ठीक, अब बात आती है सर्वग्राहिता, अर्थात सभी लोग जिसे एक्सेप्ट करें उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वग्राहिता कहते हैं। पॉइंट आई सर्वग्राहिता। तो यहां पर आई कि सभी लोग जिसे उसे एक्सेप्ट, हिंदी में क्या कहेंगे एक्सेप्ट को? पता नहीं। एक्सेप्ट करें तो उसे सर्वग्राहिता कहते हैं। सभी लोग उसे एक्सेप्ट करें तो उसे क्या कहेंगे? सर्वग्राहिता कहते हैं। जैसे करेंसी, मुद्रा, करेंसी की बात करें, करेंसी हो या भारतीय रुपए हो,
या भारतीय रुपए हो। ठीक ठीक, रुपए पॉइंट बना लो कि बात करें तो इसे सभी लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अर्थात भारतीय रुपए की सर्वग्राहिता है, इसका मतलब तो यही हुआ कि सभी लोग इसे एक्सेप्ट कर लें, इसकी सर्वग्राहिता है। और यदि इसकी सर्वग्राहिता है तो इसका मतलब है इससे हम किसी भी वस्तु को खरीद एवं बेच सकते हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम भारतीय रुपए से किसी वस्तु को भी, किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, अर्थात ये क्या है, विनिमय का माध्यम है, अर्थात का माध्यम है। क्या है, माध्यम है कि किसी भी चीज को खरीदने का ये क्या है, विनिमय करने का एक माध्यम है। क्या हो जाएगा, जो करेंसी है, जो भारत का मुद्रा है, वो क्या है, किसी भी वस्तु को खरीदने का एक माध्यम हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, जब माध्यम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि 10 रुपए के नोट के बदले हम क्या कर सकते हैं, 10 रुपए की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि 10 रुपए के कागज के नोट के बदले, हम 10 रुपए का कोई भी सामान खरीद सकते हैं, है ना। कोई भी सामान हम खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 10 की नोट है ये सर्वग्राही है। क्योंकि 10 रुपए की नोट क्या है, सर्वग्राही है। समझ आ रहा है कि सभी लोगों के द्वारा ग्रहण करने की क्षमता है, मतलब सभी लोग इसको आसानी से ले लेंगे क्योंकि ये किसकी है, भारत सरकार की है। अब यहां पर समझो, अब यहां पर एक प्रश्न आया, आखिर 10 रुपए का नोट सर्वग्राही क्यों है? अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया फटाक से, आखिर 10 रुपए का नोट सर्वग्राही क्यों है? यह भी एक कागज मात्र क्यों नहीं है, एक
पता नहीं क्या लिखा, भुला दिया इसने। 10 रुपए का नोट सर्वग्राही क्यों है, जबकि यह भी कागज का है, तो इसे एक कागज मात्र क्यों नहीं समझा जाता है? आखिर ये सर्वग्राही क्यों है? इसे भी तो एक कागज मात्र ही समझा जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसे कागज मात्र क्यों नहीं समझा गया? ठीक, इसको भी तो कागज के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन उस 10 रुपए के नोट को कागज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। अब समझो क्यों नहीं स्वीकार किया गया। क्योंकि इसमें भारत सरकार या सरकार की साख, भारत सरकार या सरकार की साख या क्रेडिट जुड़ी हुई होती है, क्रेडिट जुड़ी हुई होती है। यहां पर भारत सरकार की साख इस 10 रुपए में जुड़ी हुई है, इसलिए इसका मूल्य 10 रुपया अगर सरकार ने निर्धारित किया है तो नॉर्मल सी बात है इसका 10 रुपया मूल्य होगा। अगर आप लोग एक चीज देखते हैं कि नोट में एक वर्ड लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? अगर आप लोगों ने नोट देखी हो, जैसे कि मेरे पास 50 की नोट है अभी, तो मैं आप लोगों को इसमें दिखाता हूं। यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर गांधी जी की फोटो, गांधी जी के फोटो के जस्ट ऊपर साइड जहां पर 50 रुपए लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप जब जाओगे तो इसमें लिखा रहता है, जो भारत सरकार की साख है उसमें भारत सरकार स्पष्ट लिखती है कि मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और इसके नीचे गवर्नर की साइन होती है। इसके नीचे क्या लिखा रहता है? नोट के अगर आप लोग देखेंगे, जैसे नोट में लिखा रहेगा, आपके नोट में लिखा रहता है कि मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये कौन है? ये भारत सरकार के गवर्नर के साइन के ऊपर लिखा रहता है, इसको ऑथराइज करता है आरबीआई गवर्नर, भारत के पैसे के राजा साहब। ठीक, तो गवर्नर इसको ऑथराइज करता है, तो ये मार्केट में इस करेंसी का मूल्य कितना हो जाएगा? इसका मूल्य जो होगा
वो 50 रुपए होगा, अर्थात इसकी सर्वग्राहिता होगी। क्या होगी? इसकी सर्वग्राहिता होगी। समझ आया कि जब किसी वस्तु की सर्वग्राहिता होगी तभी वह मुद्रा के रूप में परिणित होगी। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखने वाले पॉइंट है आप लोगों को, ठीक। कि किसी भी वस्तु को हम जब तक बात ये कहेंगे कि इसकी सर्वग्राहिता है कि नहीं, यदि किसी भी वस्तु की सर्वग्राहिता नहीं है तो कॉमन फिनोमिना ये सीधा सीधा सा ये वर्ड आ जाएगा कि भाई ये किसी भी वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय किया जा सकता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से मुद्रा के रूप में ऑथराइज्ड नहीं है, क्योंकि मुद्रा का मतलब है सर्वग्राहिता, टाइप ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। टाइप ठीक। टाइप ऑफ मनी में डियर मनी, चीप मनी, ठीक। दो तरह की मुद्रा की हम लोग बात करेंगे, एक तो डियर मनी हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी चीप मनी। फिर उसके बाद मैं लगातार आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। एक पॉइंट बनाइएगा, पहला डियर मनी और दूसरी जो हो जाएगी चीप मनी। हिंदी वाले भी ये लिख सकते हैं चीप मुद्रा और डियर मुद्रा। डियर मुद्रा दोनों सेम ही, अलग अलग चीजों पे मुद्रा, डियर मुद्रा को डियर लिख लीजिए, मुद्रा मनी मतलब मुद्रा होती है, ठीक है। अब देखो यहां पर जब हम डियर मुद्रा की बात करेंगे तो समझिएगा, डियर ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले डियर मुद्रा में लिखिएगा औद्योगिकरण कम होता है, औद्योगिकरण कम होता है, अर्थात जहां पर भी डियर मुद्रा की बात की जाएगी वहां पर यह बात कही जाएगी कि औद्योगिकरण यहां पर कम हो रहा है। और जब औद्योगिकरण कम होगा तो एक दिमाग कनेक्ट करो, रोजगार के अवसर भी कम प्राप्त होंगे। दूसरा पॉइंट, रोजगार के, अब तो मुझे ये सब पॉइंट बताने नहीं पड़ेंगे, अब आप लोग खुद ही लगा सकते हो कि औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार के अवसर कम प्राप्त होंगे। इसका मतलब क्या है? बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बेरोजगारों की संख्या में गारों की संख्या में
अब जो हमने यहां से पकड़ा है बस हमें इसी को लेके घुमाते हुए चले जाना, बस आपका डियर मुद्रा पूरी हो जाएगी। बेरोजगार की संख्या में वृद्धि होगी इसका मतलब है गरीबी में वृद्धि होगी, गरीबी में वृद्धि होगी। अब देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जो आप लोगों को अभी तक पढ़ाते आया हूं उसी सर्किल को बस घुमा रहा हूं, और आप लोगों को भी ये सीखना होगा। अब गरीबी में वृद्धि होगी तो एक चीज सोचो, जब गरीबी में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी कि नहीं होगी? ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी। अब जब प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी इसका मतलब है कि बचत कम होगी, बचत कम होगी। क्यों? क्योंकि अधिकांश धन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में चला जाता है। अब समझो अधिकांश धन कहां चला जा रहा है, तो भाई उसके पास बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो नॉर्मल सी बात है कि गवर्नमेंट को टैक्स भी कम प्राप्त होगा। निवेश कम होगा अर्थात एक पॉइंट, निवेश कम हुआ तो पूंजी का निर्माण भी कम होगा। ठीक, निवेश कम होगा तो पूंजी का निर्माण भी कम होगा। अब पूंजी का निर्माण कम होगा तो एक चीज यहां पर देखो, जब सारी चीजें आप लोगों के सामने हो रही हैं तो बैंक के पास जब पूंजी कम होगी और पूंजी का निवेश भी कम हो रहा है, निर्माण भी कम हो रहा है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक आपसे ब्याज दर क्या होगी, ब्याज दर ज्यादा होगी। तो ब्याज दर क्या हो जाएगी, ब्याज दर ज्यादा होगी। और ब्याज दर कब कम होगी, जब बैंकों के पास अथाह पैसा पड़ा है, कोई आ ही नहीं रहा, तो भैया ब्याज गिरा, आप आइए 2% ही दीजिए लेकिन लेके जाइए, कम से कम कुछ तो पड़ा रहेगा। ठीक, अब देखते रहो, जब ब्याज दर ज्यादा होगी तो लोग कर्ज कम लेंगे। मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने वही चीजें की। ठीक, यहां पर ब्याज दर ज्यादा होगी तो ब्याज दर ज्यादा, इसका मतलब लोग कर्ज कम लेंगे। और औद्योगिकरण कम है तो इसका मतलब है सरकार को टैक्स की प्राप्ति कम होगी। अब देखो डियर मनी का ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बन गया कि जहां पर भी डियर मनी होगी
वहां पर इस तरह के अवसर आप लोग देखेंगे। ठीक, और इस तरह का काम कौन करता है? अगर यहां पर बात की जाए कि ये पूरा का पूरा गेम कौन प्लान करता है, ठीक, और ये पूरा गेम तब सेट किया जाता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या महंगाई को कम करने के लिए बैंक डियर मनी का उपयोग करती हैं। पॉइंट लिखिएगा, महंगाई को कम करने के लिए महंगाई को कम करने के लिए बैंक डियर मनी का उपयोग करती हैं। अब ये प्रश्न आएगा कि भाई ये डियर मनी का यूज महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बैंक करती हैं, तो क्वेश्चन आएगा कैसे? माइंड में आएगा कि कैसे बैंक इसका इस्तेमाल डियर मनी का कर लेती है। तो अब ये समझो, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए डियर मनी का उपयोग किया जाता है। पॉइंट बनाइए और लिखो, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए डियर मनी का उपयोग किया जाता है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए डियर मनी का उपयोग किया जाता है। अब कैसे करेगी बैंक, ये पॉइंट समझो। बैंक क्या करती है? सबसे पहले ब्याज दर उच्च कर देगी। क्या कर देगी? ब्याज दर उच्च, नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर उच्च हो गई। ब्याज दर उच्च होने का मतलब है ऋण बहुत कम लोग लेंगे। क्या हो जाएगा? जैसे ही ब्याज दर उच्च हो जाएगी कि ब्याज ज्यादा आपसे ली जाएगी, तो ऋण लेने वालों की संख्या की अत्यधिक कम होगी। ठीक, और जब ब्याज दर ज्यादा, ऋण लेने वालों की संख्या कम होगी, तो लोग क्या करेंगे? अपने खर्च पर क्या करने लगेंगे? नियंत्रण करने लगेंगे कि ज्यादा खर्च मत करो, बचा के रखो। तो क्या हो जाएगा? अपने खर्च पर नियंत्रण करेंगे। अब जब नियंत्रण करेंगे तो इसका मतलब है लोग खरीदारी
ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। इसका मतलब है जब लोग अपने खर्च पर नियंत्रण करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लोग खरीदारी कम करेंगे। लोग कम करेंगे। अब जब खरीदारी कम करेंगे तो बाजार से वस्तुओं की मांग कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाजार में वस्तुओं की मांग में कमी आ जाएगी। भाई जब लोग खरीदारी ही नहीं करेंगे, कुछ चीज खरीदना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगी, मार्केट में जो वस्तु पड़ी है वो क्या हो जाएगी, मार्केट में पड़ी रह जाएगी। उसकी डिमांड करने वाले लोग नहीं है, अर्थात किसी भी वस्तु की मांग में वृद्धि ना होकर लगातार गिरता चला जाएगा, उसकी डिमांड ही गिरती चली जाएगी। जिससे क्या हो जाएगी, जिससे महंगाई पर नियंत्रण किया जा सकता है, जिससे महंगाई में नियंत्रण किया जा सकता है। जब आप मार्केट में वस्तु डालने ही नहीं के, मार्केट में कोई जाएगा ही नहीं लेने, तो नॉर्मल सी बात है कि यहां पर तो समस्याएं किसको झेलनी पड़ जाएंगी, बाजार को। और बाजार किसी भी मार्केट की, बाजार की हम लोग बात करते हैं, बाजार डिपेंड होती है डिमांड और सप्लाई पर। जब डिमांड होगी नहीं तो सप्लाई क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, जब तक डिमांड रहती है तब तक सप्लाई होती है, और एक बार सप्लाई आ गई और डिमांड हुई नहीं उस वस्तु की, तो वो चीज क्या हो जाएगी, डंप हो जाएगी, वहीं रुकी रह जाएगी। तो नॉर्मल सी इस प्रोसेस के द्वारा बैंकें क्या करती हैं, आपके जो महंगाई है उसको नियंत्रित करती हैं। अचानक से लोन जो होगा बहुत महंगा कर देगी, होम लोन कह देगी कि अब 40% में होम लोन देंगे, 20%, 50% में हम आपको कार लोन देंगे, 80% में हम लोग आप लोगों को पर्सनल लोन देंगे। तो कौन लेने जाएगा, मरना है। एक बार लिया बेचारा दोबारा किसी को बताने लायक नहीं रह जाएगा। जैसे हमारे टेक्नीशियन साहब हैं, उन्होंने एक बार लोन ले लिया इसी तरह से अपने दोस्त से, और उसने उन्हें 50% में दे दिया, तो आज भी वो नई कुर्सी नहीं खरीद रहे, पुरानी ही कुर्सी में काम कर रहे हैं। तो समझो इस चीज को कि जब गवर्नमेंट आपसे 50% लोन एज ए क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट आपसे, जो बैंकें होती हैं वो 33% वसूल करती हैं, उसी में ही आदमी फिचकुर फेंक देता है। तो 50 में तो आदमी निकल लेगा भाई, ठीक। तो बैंकें इन सब माइंड को लेकर चलती हैं। अब आते हैं चीप मनी में, ठीक। देखो आप लोग सोचते हो कि मैं कहां कहां से एग्जाम्पल लाता हूं, मेरे सब आसपास एग्जाम्पल रहते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही ढूंढिए कि आप लोगों के पास आसपास एग्जाम्पल बढ़ जाए। सबसे पहले चीप मनी में क्या होता है कि औद्योगिकरण सबसे ज्यादा होने लगता है। क्या होता है, औद्योगिकरण ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। अब जब औद्योगिकरण ज्यादा होगा तो इसका मतलब है रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
इसका मतलब क्या है? बेरोजगारी में कमी आएगी, में और गरीबी में कमी आएगी। दोनों को एक साथ लिख दो, गरीबी में कमी आएगी। अब जब गरीबी में कमी आएगी, इसका मतलब है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ठीक, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति बचत में भी वृद्धि होगी। क्या होगा? प्रति व्यक्ति बचत में वृद्धि होगी, और जब बचत में वृद्धि होगी तो पूंजी निर्माण ज्यादा होगा। पूंजी निवेश, पहले निर्माण नहीं होगा, पहले निवेश होगा ना। पूंजी निवेश ज्यादा होगा, और जब ज्यादा पूंजी निवेश होगा तो पूंजी का निर्माण भी ज्यादा होगा। पूंजी का निर्माण ज्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है, जब पूंजी का निर्माण ज्यादा होगा तो बैंकों के पास भी पैसा ज्यादा होगा, के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? कम ब्याज दर में आपको कोई भी चीज कम ब्याज दर में उपलब्ध होगी। लोन की ब्याज दर कम होगी, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? देखो सिस्टम है पूरा, कुछ भी नया नहीं है, पूरा सिस्टम से काम चलता है। अगर आप लोग सिस्टम बिगाड़ोगे तो बिगड़ जाएगा फटाक से। यहां पर क्या होगा? लोन की ब्याज दर कम होगा, और जब इस तरीके से काम चलेगा तो सरकार को टैक्स की प्राप्ति ज्यादा होगी। अब देखो हम लोगों ने सिस्टम कहां से? औद्योगिकरण ज्यादा से पकड़ा था, बस। चीप मनी में क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण ज्यादा होगा, बस इतना पॉइंट याद रखो। और यहां पर डियर मनी में क्या होगा? औद्योगिकरण कम होगा। समझो, डियर में औद्योगिकरण कम है, बाकी पॉइंट आप लोगों के याद हो जाएंगे। ठीक, अब यहां पर ब्याज दर जब उच्च होगी, बैंक नियंत्रित करेगी महंगाई को, तो ब्याज दर जैसे ही उच्च करेगी तो इसके बाद मतलब है कि लेने वाला थोड़ा नहीं कोई मिल जाएगा। और यहां पर क्या है? आपकी जो चीप मनी है, जब चीप मनी की बात करेंगे वहां पर औद्योगिकरण ज्यादा कर देना, और ज्यादा करोगे तो सारे पॉइंट्स आपको अपने आप ही सेट होते चले जाएंगे। रटना नहीं है मेरे भाई बहनों, रटोगे एकदम अपने मन मस्तिष्क का त्याग और बलिदान करना हो तो रट लेना, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है, ये हायरार्की सिस्टम है। इसी तरह चलते चले जाओ, बस अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। इसीलिए हर देश अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए चीप मनी का सहारा लेती है। पॉइंट लिखकर चलो लिखो। इसीलिए हर देश या प्रत्येक देश, इसीलिए प्रत्येक देश अपनी अर्थव्यवस्था को
प्रोत्साहित करने के लिए चीप मनी का सहारा लेता है। अब देखो यहां पर पॉइंट आप लोगों के माइंड में सेट हो जाना चाहिए, ऐसा मैंने कोई मंत्र वाली चीज नहीं बताई है। एक पॉइंट बनाओ, यदि अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाए, तो अब समझो इसको दो तरह से हम लोगों को समझना। एक तो पहले अर्थव्यवस्था की मंदी को पॉइंट को जान लो कि मंदी आएगी तो क्या क्या होगा। सबसे पहले यदि किसी देश में मंदी आती है या अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो उसमें क्या होगा, एक एक पॉइंट को समझो। वस्तुओं का उत्पादन कम होने लगेगा, समझे। वस्तुओं का उत्पादन कम होने लगेगा। आप समझो, वस्तुओं का उत्पादन कम होने लगेगा। जब वस्तुओं का उत्पादन क्यों कम होगा, क्योंकि बाजार की मांग कम है। वस्तुओं का उत्पादन कम होने लगेगा क्योंकि बाजार में वस्तुओं की या यहां से शुरू करो, हाँ, बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। कम मांग होगी तो वस्तुओं का उत्पादन कम होगा। आप समझो, वस्तुओं का उत्पादन कम होगा, और जब वस्तुओं का उत्पादन कम होगा इसका मतलब है कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियां अपनी कंपनी को बंद करना शुरू कर देंगी। कंपनी अपने सेक्टर बंद करना शुरू कर देंगी। ठीक, अब जैसे ही ये बंद करेंगे एक सेक्टर को, तो वहां पर क्या होगा, जितने लोग रोजगार कर रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रोजगार में कटौती होगी। रोजगार में कटौती होगी, समझते चलो। इसमें क्या हो जाएगा, रोजगार में कटौती होगी, और यदि रोजगार में कटौती, इसका मतलब है बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। और यदि बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगी? यदि बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होगी तो यहां पर सीधा गरीबों की या गरीबों की ही गरीबों की संख्या में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। आय कम, बैंकें लोन का ब्याज बढ़ा देंगी, आर्थिक गतिविधियां न्यून स्तर पे चली जाएंगी। और ये स्थिति लगातार लंबे समय तक बनी रही तो क्या होगा? अब समझो, अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो सरकार ने समस्या का समाधान नहीं किया तो क्या हो जाएगा? अब इसको दूसरे डायमेंशन से भी सोचो, ये तो इकोनॉमिक के डायमेंशन से था, अब दूसरे डायमेंशन से देखो तो लोग व्यवस्था का, इंटरनल सिक्योरिटी व्यवस्था का विरोध करेंगे। तो विरोध करेंगे इसका मतलब क्या है? वो नक्सलवाद या आतंकवाद की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। जिससे क्या होगा? कानून व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा? शांति व्यवस्था समाप्त, अराजकता का दौर शुरू। प्रारंभ, अर्थात आंतरिक सुरक्षा खतरे में, आंतरिक सुरक्षा खतरे में। इसीलिए कहा जाता है कि जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो सरकारें डगमगा जाती हैं, एकदम उनके सांस फूलने लगती हैं। ठीक, अब क्या किया जाएगा? अब जब इस तरह की बेरोजगारी और मंदी का दौर रहेगा तो गवर्नमेंट या सरकारें मंदी के दौर में चीप मनी का सहारा लेकर अर्थव्यवस्था को गति देते हैं।
को गति देते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, हॉट मनी। हॉट मनी, मुद्रा एक स्थान से दूसरी स्थान चली जाए उसे क्या कहेंगे? हॉट मनी। मुद्रा एक स्थान से ठीक, जैसे इंडिया से चाइना। ठीक, ब्याज दर अगर भारत में ब्याज दर 8% है, 8% है, जब यहां से चाइना जाती है जब मुद्रा यहां से चाइना जाती है तो ब्याज दर उसकी क्या हो जाती है? ब्याज दर 10% है। तो भारत से चीन चली जाएगी क्योंकि ब्याज दर प्राप्त तो हो रहा है, यहां से मुद्रा क्या हो जाएगी? तो भारत से मुद्रा चीन चली जाएगी क्योंकि वहां पर उसे 2% ज्यादा ब्याज दर प्राप्त हो रहा है। अर्थात उसे ब्याज में क्या हो रहा है? 2% का बेनिफिट कहां हो रहा है? चीन में। इंडिया में 8% मिल रहा है, चीन में उसे 10% मिल रहा। तो ब्याज दर में परिवर्तन से मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। अब यहां पर पॉइंट बनाइए और लिखिए, ब्याज दर में परिवर्तन से ब्याज दर में परिवर्तन से मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसी को
इसे ही हॉट मनी कहते हैं। समझ आया? इसको क्या कहते हैं? इसे ही हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को, कि जहां पर भी इस तरह की चीजें आएंगी तो वहां पर आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिएगा हार्ड मनी। अभी हॉट हुई हार्ड मनी। हार्ड मनी किसे कहते हैं आप? ऐसी मुद्रा जो कठिनाई से प्राप्त हो, पॉइंट बनाइएगा, ऐसी मुद्रा जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे हार्ड मनी कहते हैं। मनी कहते हैं, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा, यदि विनिमय किया जाए तो मूल्य में कमी ना आए। यदि विनिमय किया जाए तो उसके मूल्य में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। नेक्स्ट, मांग ज्यादा हो। मांग ज्यादा हो। एग्जाम्पल, जैसे डॉलर की मांग एवं नहीं लिखो, मांग सप्लाई से अपेक्षाकृत ज्यादा है। जितनी मार्केट में डॉलर की सप्लाई है उससे कहीं ज्यादा डॉलर की मांग है, तो डॉलर क्या हो जाएगा? आपकी हॉट मनी या हॉट मनी कह रहा, हार्ड मनी के रूप में जाना जाएगा। तो इन चीजों को याद रखिएगा, समझिएगा। ठीक, जहां किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वहां पर आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। बेहिचक आप लोग क्वेश्चन करिए, पूछिए, जो ना समझ में आए वो भी पूछिए। जो नए टॉपिक आप लोग दे रहे हो, कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे उनको कंटिन्यू करूं। जरा थोड़ा स्पीड करनी पड़ेगी क्योंकि अब आप लोगों का पेपर बहुत पास आ रहा है, तो चीजों को हम लोगों को भी देखना पड़ रहा। तो चीजें हम लोग करते रहेंगे। मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।